ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 109वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और उसका दूसरा अधिकरण हम देख रहे थे, और इसमें अवेष्टि नाम की इष्टि ये कृतवंतर है अथवा राजसूय जो याग कहा गया उसी का ही भाग है। ये प्रसंग चल रहा था। तो पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष रखा, वही पूर्व पक्षी की ही संबंध में कुछ बातें और हम प्रारंभ करेंगे, फिर सिद्धांति का उत्तर भी देखेंगे। इससे पहले पूर्व पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पृष्ठ संख्या 523। हाँ, 523। बोलिए। इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति, यदि रथंतर सामा सोमः स्यात्, इसकी जो हिंदी व्याख्या है, हिंदी व्याख्या में ऊपर से चौथी पंक्ति, यदि रथंतर साम वाला ज्योतिष्टोम होवे, तो यहाँ सोमकर ज्योतिष्टोम किए। यदि सोमकर ज्योतिष्टोम करेंगे तो संबंध होएगा ज्योतिष्टोम से, तो फिर ऐसा वहां पे चर्चा कैसे चलेगी इसके आगे? आपका कहना है कि सोमा का अर्थ अगर ज्योतिष्टोम ले ही लिया, ज्योतिष्टोम ही होता है, फिर तो संशय की कोई बात ही नहीं है और फिर चर्चा कराने की क्या बात है। तो यहां सोमा का मतलब सोमयाग, कोई सा सोमयाग, ज्योतिष्टोम भी एक सोमयाग है। तो इन्होंने जो सिद्धांत पक्ष में निर्णय आएगा, इसलिए सोमा का मतलब ज्योतिष्टोम लिया है, निर्णय के रूप में लिया है। लेकिन यहां आप ज्योतिष्टोम की जगह फिर सोमयाग लिख लीजिए, ये एक सोमयाग है। अब वो संदेह बना रहेगा कि वो ज्योतिष्टोम सोमयाग है या कोई अन्य सोमयाग है, कर्मांतर है, ये संदेह बना रहेगा। ठीक। हाँ जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 535। 535 535। हाँ, सबसे ऊपर की पंक्ति, यदि राज शब्दों ब्राह्मणादिषु अपि केनचित् प्रकारेण ततो निमित्तार्थता। इसमें निमित्तार्थता का अर्थ क्या? ये जो ब्राह्मण आदि शब्द हैं, ब्राह्मण आदि भी राजा शब्द में ही यदि ले लिए जाएं तो ब्राह्मण आदि शब्द निमित्त के लिए यहां पर आएंगे, किसी विशेष इनकी निमित्तार्थता होगी। मतलब ये उपस्थित हो तो ऐसा होगा, ब्राह्मण यदि होगा तो ऐसा होगा। तो इसमें ब्राह्मण की निमित्तार्थता हुई, निमित्त के रूप में वहां पर प्रयोग होगा। राजन्य या वैश्य, ये निमित्त के रूप में प्रयोग होगा। इसको यहां पर देखिए आप प्रारंभ में इस अधिकरण के 533वें पृष्ठ पर, कि यदि ब्राह्मणों यजेत बारहस्पत्यम मध्य निधाय आहुतिम आहुतिम हुत्वा अभिघारयेत। तो यदि ब्राह्मण यजन करे तो क्या होगा? बारहस्पत्य चरु को बीच में रख करके और उसका अभिघारण करेंगे। तो ये कब होगा? बारहस्पत्य चरु को रख के अभिघारण कब होगा? यदि ब्राह्मण यजन करें। ये ब्राह्मण की निमित्तार्थता हुई, यहां पर निमित्त के रूप में प्रयोग हुआ। यदि राजन्य है ऐन्द्रम, यदि क्षत्रिय है तो इंद्र देवता वाले पुरुडाश का अभिघारण करेंगे, और यदि वैश्य है तो वैश्यदेव चरु का अभिघारण करेंगे। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्दों की, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यक्ति वहां पर याग में है, तो ये इनकी निमित्तार्थता हुई। ये निमित्त होंगे तो ऐसा होगा, ये होंगे तो ये ऐसा होगा। तो ये अगर ऐसा माना जाए कि राज शब्द से इन तीनों का ग्रहण होगा, राजा शब्द से इन तीनों का ग्रहण हो जाए, किसी भी तरह से सिद्ध हो जाए, तो अब इन तीनों का ग्रहण राजा शब्द से होने से इन तीनों को ही राजसूय में माना जा सकता है।
तीनों को राजसूय में माना जा सकता है। और चूंकि यहां पर यदि शब्द भी लिखा हुआ है, यदि, हाँ जी। तो ये अब राजसूय के अंतर्गत ही आ जाएंगे। लेकिन चूंकि राजा शब्द में, राजा शब्द से तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का ग्रहण नहीं होता, केवल क्षत्रिय का ही होता है, ब्राह्मण और वैश्य का नहीं होता, ये सिद्धांत पक्ष है। तो ऐसे में अब जब ये लिखा है कि यदि ब्राह्मणों यजेता, अब यदि शब्द होते हुए भी इसे राजसूय में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि राजसूय में ब्राह्मण होता ही नहीं है, राजसूय में वैश्य होता ही नहीं है। तो अब इसको कर्मांतर मानना होगा। ये अवेष्टि संजक जो है ये कृत्वंतरता है, ये सिद्धांति का आधार है। देखिए पिछले अधिकरण की शैली में अगर हम देखें और यदि शब्द का प्रयोग करें केवल, तो यदि की दृष्टि से तो ये तीनों अवेष्टि संजक जो कर्म है ये राजसूय के अंतर्गत ही आएंगे। यदि से पता लग रहा है ऐसा हो तो ये, ऐसा हो तो ये, तो प्रकरणवशात राजसूय ही आएगा। पिछला अधिकरण हमने इसी तरह से देखा था, इसी तरह निर्णय निकाला था। लेकिन अब एक विशेष तथ्य आ गया कि यदि से आप वहां जोड़ तो रहे हो राजसूय से, लेकिन राजसूय में तो केवल क्षत्रिय ही होता है, ब्राह्मण और वैश्य तो होते ही नहीं है। तो जब वो नहीं होते हैं तो यदि शब्द के कारण वहां जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, उसी शैली से जाएगा। अर्थ नित्य परीक्षेता, वास्तव में वहां ऐसा होता है या नहीं होता है, होता ही नहीं है, और शब्द से आप वहां लगा रहे हो तो वो तो असंगत हो जाएगा। कुछ का कुछ अर्थ निकाल लें तो असंगत हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 531, 531, हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति। जी। परिहृतम एतत्। पीछे सिद्धांत पूर्व पक्ष ने खंडन किया था प्रकरण सामर्थ्यात का, वाक्य सामर्थ्य से, लेकिन वहां तो उसका निराकरण तो नहीं किया। फिर किस प्रकार के परिहृतम एतत्? साथ ही साथ में कुछ कुछ खंडन किया था इन्होंने, बाकी तो अब इसमें और आगे करेंगे। शब्द तो यही कह रहा है परिहृतम हेतत्, इसका समाधान हमने कर दिया है कि ज्योतिष्टोम ही रथंतर साम और बृहत साम है। तो ये जो बीच बीच में इसने पूर्व पक्षी का खंडन किया है ना, बस उसी से हम ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 527 पे भी है, 26 पे भी है। तो उतने ही अंशों में इसको हमने निवारण किया, ये समझना चाहिए। पूरी तरह से तो आप करेंगे यहां पर आगे, इसी में आगे पृष्ठ पर 532 पर अंत में कहते हैं ना, रतंतर सामनो बृहत सामनस्य ज्योतिष्टोम से अभिधानम, अंत में ये निष्कर्ष दे रहे हैं विवेचना करके। तो वैसे तो आगे से होगा, लेकिन पीछे भी बीच बीच में जो खंडन किया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि हमने तो खंडन किया था। आपने देखा होगा पूर्व पक्षी भी अनेक बार ये बातें बोलता है। चर्चा में पूर्व पक्षी ने एक बात कही, सिद्धांति ने खंडन भी कर दिया। अब फिर सिद्धांति अपनी बात रखता है तो पूर्व पक्षी फिर कह देता है अभी तो मैंने ये कहा था, जबकि उसका खंडन हो चुका है, लेकिन फिर भी कहता है अभी तो मैंने ये कहा था, तो फिर से ये बोलता है। इस रूप में ले सकते हैं इसको। और तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 537। अब इन्होंने मुख्य चर्चा के प्रसंग में राजा शब्द पे बात केंद्रित हो गई है। यदि ब्राह्मणों आदि वचन, इनमें जो अवेष्टि संजक का इष्टि है वो कृत्वंतर है या राजसूय ही है, राजसूय की गुण विधि है, इस प्रसंग में निर्णय का आधार अब बन रहा है राजा शब्द। अगर राजा शब्द, यदि राजा शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का ग्रहण हो जाता है तब तो ये राजसूय का ही गुण विधान माना जाएगा, क्योंकि यदि शब्द इतना प्रबल है, उससे पता लग रहा है।
उसी प्रकरण में है और यदि शब्द है तो ये राजसूय का ही माना जाएगा। लेकिन यदि राजा शब्द से केवल क्षत्रिय का ग्रहण हो, ब्राह्मण और वैश्य का ग्रहण ना हो, तो ऐसे में भले ही यदि शब्द से ब्राह्मण और यदि शब्द से वैश्य का प्रयोग किया गया है तो भी अभी राजसूय में नहीं जा सकते, संगति नहीं घटेंगे वहां पर। इसलिए ऐसी स्थिति में इनको कर्मांतर मानना पड़ेगा। ठीक है, ये निर्णय का आधार बन रहा है। राजा शब्द तीनों का वाचक है, तीनों वर्णों का वाचक है या एक का वाचक है। तो अब जो ये सारी चर्चा चल रही है वो राजा शब्द पे चल रही है, किसका वाचक है उसी विषय में आगे देखते हैं। तो 537वें पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद अथवा से देखिए, अथवा असार्वलौकिक प्रयोग से सार्वलौकिकेन प्रयोगेण विरुद्धमान से अप्रामाण्यम स्यात्। तो देखो दो तरह से प्रयोग इन्होंने दिखाया था। एक तो सार्वलौकिक प्रयोग था, सब जगह होता है, माना जाता है कि राजा के कर्म को राज्य कहते हैं। दो तरह से देख रहे थे, एक राज्य यानी रक्षण आदि जो करता है उसको राजा कहते हैं, और दूसरा है राजा का जो कर्म होता है उसको राज्य कहते हैं। राज्य कर्म जो करता है उसको राजा कहते हैं, और एक राजा जो कर्म करता है उसको राज्य कहते हैं। एक दूसरे पे आश्रित है, किस तरह से अर्थ निकाल रहे हैं। तो आर्यावर्त में जो प्रचलन बता रहे थे वो केवल क्षत्रिय का वाचक राज शब्द है। ठीक है, क्षत्रिय का वाचक है। और आंध्र क्षेत्र में जो इन्होंने बताया वहां पर जो क्षत्रिय है, जो 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 राज नहीं भी कर रहा है उसको भी राज शब्द से कहा गया। पूर्व पक्षी ने ऐसा रखा था, पूर्व पक्षी ने यह बात उस समय रखी थी। तो सिद्धांति ने यह कहा था कि जो जनपद का परिरक्षण आदि नहीं कर रहे हैं उनको भी क्षत्रिय नाम से आंध्र में कहा जाता है। तो आंध्र एक जनपद के नाम से यहां पर कह रहे हैं, उसको असार्वलौकिक नाम से कह रहे हैं कि सब जगह ऐसा नहीं होता, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऐसा माना जाता है। और सार्वलौकिक का मतलब है सब जगह माना जाता है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं अथ असार्वलौकिक से प्रयोग से, जो असार्वलौकिक प्रयोग है, असार्वलौकिक प्रयोग मतलब आंध्र का जो प्रयोग है कि इस कार्य को जो नहीं करते हैं, रक्षण जो नहीं करते हैं जनपद का, उसको भी क्षत्रिय कहा जाता है। ये जो प्रयोग है इसका सार्वलौकिक है ना प्रयोग है ना, जो सार्वलौकिक प्रयोग है क्या कि जो रक्षण करते हैं उन्हीं को ही राजा, उन्हीं को राजा कहा जाता है। उस प्रयोग से विरुद्ध मानस से, जो कि विरुद्ध पड़ रहा है, अप्रामाण्यम साथ वो अप्रामाणिक होगा, यानी मान्य नहीं होगा। इस दृष्टि से यहां पर मत निकलेगा कि जो रक्षण करता है वही क्षत्रिय कहलाएगा, जो रक्षण करता है वही राजा कहलाएगा। आगे अपिपगच्छन्ति ही ते जनपदिन सार्वभौम प्रयोगम, और ते जनपदिन है वो जनपद वाले यानी आंध्र वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं जो सार्वभौम का प्रयोग है। जो राज्य कर्म करते हैं उनको राजा कहते हैं, जो सब लोग मानते हैं उसको भी वो मानते हैं, उसका निषेध नहीं करते। लेकिन साथ में जो राजकार्य नहीं करते हैं, रक्षण कार्य नहीं करते हैं, उसको भी राजा कह देते हैं, लेकिन इस मत को भी मानते हैं, वो इसका खंडन नहीं करते। और दूसरी अपनी पुष्टि में बात कह रहा है, अपीच अविप्रगीता लौकिका अर्था विप्रगीतेभ्य प्रत्ययिततरा भवंती। जो अनवच्छिन्न परंपरा वाले होते हैं, विप्रगीत का मतलब होता है विच्छिन्न परंपरा, और अविप्रगीत का मतलब है अविच्छिन्न परंपरा वाले, यानी कर्म परंपरा से जो लौकिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं वे विच्छिन्न परंपरा वाले अर्थों से अधिक प्रामाणिक होते हैं। लगातार कोई अर्थ चला आ रहा है तो वो मान्य होता है, एक टूटा टूटा आ रहा है तो उसकी अपेक्षा जो लगातार चला आ रहा है जिस शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ, वो अधिक मान्य होता है।
यथा आर्यवर्त निवासिनाम शब्दार्थोपायेषु अभियुक्तानाम अभिव्याहर्ताम कर्मणि अभिव्याहर्ताम कर्माणि च अनुतिष्ठताम अंत्य जनपदवासीभ्यो म्लेच्छेपे समीचीनतर आचारो भवति। बोले आर्यवर्त के रहने वालों का शब्दार्थोपायेषु अभियुक्ता नाम, जो कि शब्द अर्थ और उनके संबंधों के उपाय में अधिक कुशल हैं। इन शब्द अर्थ और संबंध और इस संबंध में व्याकरण आदि जो है इसकी चर्चा विशेष रूप से जो होती है वो अभियुक्ततर हैं। उनका व्यवहार करते हुए का और कर्मों का अनुष्ठान करते हुए का, ये जो यज्ञादि कर्म और याग आदि कर्म होते हैं इनका अनुष्ठान का भी। इसमें अंत्य जनपदवासी जो हैं, अन्य निम्न जनपदों के रहने वाले जो हैं जहां अधिक प्रगति नहीं है, उन म्लेच्छों से समीचीनतर आचार माना जाता है। उनकी अपेक्षा इन विषयों में ये अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा है। तस्मात यौगिको राज शब्द, इसलिए ये जो राज शब्द है ये यौगिक है। और यौगिक है तो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है सारा, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ऊपर से न ब्रूमह से पूर्व पक्षी चला आ रहा है प्रथम पंक्ति से। तो तस्मात यौगिको राज शब्द, ये राज शब्द तो यौगिक है। और इसलिए निमित्तार्थानी श्रवणानी, ये जो वचन यहां पर दिए गए थे, यदि ब्राह्मण स्यात्, ये निमित्तार्थक है, निमित्त को बताने वाले हैं। अर्थात इनके होने पे ऐसा ऐसा हो, और ऐसा होने से ये तीनों राज शब्द से कहे जाएंगे। और राजसूय से गुण विधि, और ये राजसूय की गुण विधि है, इन तीनों का ग्रहण राज शब्द से हो जाएगा। न कर्मांतरमिति, ये अलग कर्म नहीं है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति अपनी बात को रखेगा। तो पूर्व पक्षी के मत में क्या निकल के आ रहा है, उनका कहना है कि क्षत्रिय भी राजा बन सकता है, ब्राह्मण भी राजा बन सकता है, वैश्य भी राजा बन सकता है। राजा तो तीनों बन सकते हैं। तो जो भी राजा है, अगर वो राजा ब्राह्मण होते हुए राजा बना है तो उसको ऐसा करना चाहिए, जो क्षत्रिय होते हुए राजा बना है उसको ऐसा करना चाहिए, और जो वैश्य होते हुए भी राजा है, राजकार्य को कर रहा है, उसके लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये भेद वहां पर दिया है। इसमें युधिष्ठिर जी ने 536 पृष्ठ पर नीचे लिखा है एक बात, जो हम केरल में गए थे और दक्षिण भारत में ये देखने में आता है। वहां ये कर्मकांड और ये चीजें काफी प्रचलित हैं। यद्यपि वहां ब्राह्मणवाद का विरोध भी बहुत है, बहुत बड़े वर्ग हैं, ब्राह्मण का विरोध है और राजनीति है, सत्ता पे की भी प्राप्ति है, वो सब है। लेकिन फिर भी ब्राह्मणवाद का भी बहुत बल है वहां पर, बहुत बल था। उससे कुछ अन्याय अत्याचार भी हुए, कुछ क्या बहुत हुए, उसलिए विरोध भी हुआ, उनका शासन पकड़ बहुत ज्यादा रही, अधिकार रहा, तो विरोधी आंदोलन भी हुए, वो सब हुआ। लेकिन फिर भी अभी भी जो ब्राह्मण का वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग है वहां पर। तो वो वहां कैसे पहुंचा और वहां जो अलग अलग शाखाएं हैं वो कैसे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने इसमें नीचे देखो टिप्पणी लिखी है कि हूणों और मुसलमान मतानुयायियों के निरंतर हमले और त्रास के कारण उत्तर भारत के सहस्रों ब्राह्मण परिवार वेदादि शास्त्रों की रक्षा के लिए दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे। आज भी दक्षिण में कश्मीरियों के समान जो अनेक गौर वर्ण ब्राह्मण मिलते हैं, ये संभवतः कश्मीर से गए होंगे। तो कश्मीर के जो ब्राह्मण रहे हैं वो वहां उपद्रव ज्यादा होने से रक्षा के लिए वो नीचे चले गए। नीचे शांत था तो दूर जाकर के बस गए कि अपने शास्त्रों की रक्षा होगी, पठन पाठन चलेगा, कर्मकांड चलेगा। तो इसलिए वहां नीचे उस तरह के वर्ण वाले, उस तरह के आकार प्रकार वाले लोग ब्राह्मण मिलते हैं, जो जैसे कि उत्तर भारत में होते हैं। एक तरफ वहां पर एकदम श्याम वर्ण के मिलेंगे और एकदम बहुत गोरे भी मिलेंगे, एक अलग तरह से आकार प्रकार में भी अलग दिखाई देता है। तो इधर से गए हुए हैं, यहां से गए, एक बहुत बड़ा पलायन हुआ। जैसे अभी कश्मीर में आप कह सकते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में निकल करके वहां से आना पड़ा उनको, अलग अलग जगह बस गए। ऐसे ही उस समय कभी पहले ऐसा हुआ तो वो बहुत बड़ा वर्ग उठ करके दक्षिण भारत में चला गया। और उसमें और प्रमाण क्या देते हैं कि महाभारत के समय तैत्तिरीय आदि कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं का प्रचार कुरु पांचाल आदि देशों में था। यानी 5000 साल पहले ये जो तैत्तिरीय आदि जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, इनका पांचाल और कुरु प्रदेश, ये पंजाब और कुरु प्रदेश, इस क्षेत्र में या तो ऊपर और ले लो हिमाचल और कश्मीर ले लो, इधर इसका प्रचलन था।
और आज ये शाखाएं कहां मिलती हैं? आज ये शाखाएं दक्षिण में मिलती हैं, यहां मिलती ही नहीं है। नहीं, इस शाखा वाले जो थे वो पूरे के पूरे वर्ग दक्षिण में चले गए, और यहां दूसरी शाखाएं जो लोग रहे उनकी वो शाखाएं यहां उत्तर भारत में चलती रही, और ये उत्तर भारत की शाखाएं आज दक्षिण में चली गई। यह इन शाखाओं के अंतः साक्ष्य से विदित होता है। अब इनका प्रचार दक्षिण में ही है, वहीं पर ही अधिक प्रचलित है। उस तरह के कर्म और ये शाखाएं, पठन पाठन वहीं पर ही प्रचलित होता है। तो ये एक संकेत इन्होंने किया इतिहास की दृष्टि से। आगे देखिए 538 तीसरा सूत्र सिद्धांति का है, अवेष्टौ यज्ञ संयोगात क्रतु प्रधानम उच्यते। अवेष्टि, इसमें यज्ञ का संयोग होने से, इसमें यज्ञ, इनका अभिप्राय यहां पर है कि यज्ञ में क्षत्रिय के साथ में राजसूय, क्षत्रिय का राजसूय के साथ संयोग होने से, आगे भाष्यकार खोलेंगे इस बात को अंत में, तो क्षत्रिय का ही राजसूय के साथ संबंध होने से क्रतु प्रधानम उच्यते। यहां जो अवेष्टि संजक है ब्राह्मण और वैश्य वाले, ये क्रतु प्रधान है, अलग से क्रतु है, नए क्रतुओं का विधान यहां पर किया गया है। भाष्य देखिए, अवेष्टौ तो खलु क्रतु प्रधानम ब्राह्मणादि श्रवणम। अवेष्टि में क्रतु प्रधान ब्राह्मण आदि का श्रवण है। ब्राह्मणादि नाम अवेष्टि यागम विधातुम, ब्राह्मण आदियों में भी अवेष्टि याग के विधान के लिए है, न निमित्तार्थम, ये निमित्त के लिए नहीं है कि राजसूय चल रहा है और ब्राह्मण रूप निमित्त आएगा तो ऐसा करो, क्षत्रिय निमित्त आएगा तो ऐसा करो, वैश्य रूप निमित्त आएगा तो ऐसा करो, ये प्रसंग नहीं है। ब्राह्मण आदि में अवेष्टि इष्टि को विधान करने के लिए ये कथन है, तो ये नए कर्म है, ये सिद्धांति का पक्ष है। कुतः अप्राप्तत्वात् ब्राह्मण वैश्यो हो, क्योंकि राज शब्द से ब्राह्मण और वैश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसमें? राजसूय में। राजसूय में ब्राह्मण और वैश्य की प्राप्ति नहीं है राज शब्द से। कथम अप्राप्ति? पूर्व पक्षी ने पूछा। सिद्धांति कहता है क्षत्रिय से राजसूय विधानात्, क्योंकि राजसूय का विधान क्षत्रिय के लिए ही है। कैसे? राजा राजसूय न यजेत इति, उस वचन को दे दिया इन्होंने राजा शब्द के कारण से। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अपनी बात को, ननु उक्तम यौगिको राज शब्द है। अभी तो मैं कह के आया था कि राज शब्द तो यहां पर यौगिक है, और यौगिक होने से जो जो भी रक्षण आदि कार्य करता है वो सब राजा कहलाएंगे, तो उसमें ब्राह्मण और वैश्य भी हो सकते हैं, तो तीनों का ग्रहण हो जाएगा। क्यों आप केवल क्षत्रियों का ही ग्रहण कर रहे हो? तो सिद्धांति कह रहा है एतदपि अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? ये तो जाति वचन ही थी, ये जो राजा शब्द है ये जाति वचन है, यानी क्षत्रिय जाति को कहने वाला है, क्षत्रिय वर्ण को कहने वाला है। जाति मतलब वर्ण, जाति को कहने वाला है। पूर्व पक्षी कहता है ननु उभयाभिधाने यदि शब्द संबंधात प्रकरणाच न कर्मांतर विधानम न्याय्यम इत्युक्तम। विधान कर लीजिए इसको। पूर्व पक्षी कह रहा है कि चलो आप कुछ भी मानो, राजा शब्द से आप दोनों का ही विधान मानो, कुछ भी मानो आप, यानी दो तरह से, एक तो राज्य करने वाला और एक क्षत्रिय, क्षत्रिय जाति वाले अथवा राज्य करने वाले, आप दोनों में से जो भी मानो, जो भी मानो। तो ननु उभय अभिधाने, दोनों ही मानने पर कुछ भी मानो, लेकिन यदि शब्द का जो संबंध है और प्रकरणाच, और चूंकि प्रकरण यहां पर राजसूय का चल रहा है इसलिए न कर्मांतर विधानम न्याय्यम इत्युक्तम, कर्मांतर का विधान तो आप नहीं कर सकते। आप अर्थ चाहे कुछ भी मानो, चाहे क्षत्रिय मानो, चाहे राज करने वाला जो है उसको राजा कहते हैं, यौगिक मानो चाहे जातिवाची रूढ़ी मानो, दोनों ही पक्षों में राजसूय का प्रकरण है और यदि शब्द है, इसलिए इसको कर्मांतर नहीं मान सकते। पिछले अधिकरण की शैली में बोल रहा है। इस पे सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते नो भयाभिधानम अवकल्पते, बोले इस तरह से तो ये दोनों का कथन यहां पर दोनों का संगत नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा। कुतः? यदि तावत जाति शब्दो राजा इति, यदि राजा जाति शब्द है यानी तो केवल क्षत्रिय का वाचक है, तथा तत्कर्मत्वात् जनपद परिपालने राज्य शब्दों भविष्यति, तो उसका कर्म होने से, यानी राजा का कर्म होने से जनपद के परिपालन में राज्य शब्द होगा। राज्य शब्द का मतलब क्या होगा? राजा यानी क्षत्रिय का जो जनपद परिपालन कर्म है उसको बताने में राज्य शब्द होगा।
राजा के द्वारा यानी क्षत्रिय के द्वारा राज्य का जनपद का जो परिपालन हो रहा है उसमें राज्य शब्द आएगा। ठीक है, आगे तेन आर्यावर्त निवासी नाम प्रयोगो न विरोधसते, और ऐसा अर्थ लेने पर आर्यावर्त निवासियों का जो प्रयोग है राज्य का प्रयोग वो विरुद्ध नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा ही मानते हैं। पीछे जो कहा था कि वो केवल क्षत्रियवाची ही राज शब्द मानते हैं। अब जैसे राजस्थान नाम है, राजस्थान, तो राजस्थान, तो यहां पर भी राज का मतलब राजाओं का स्थान। इसको पहले राजपूताना बोलते थे, उस क्षेत्र को राजपूताना। तो राज शब्द यहां पर है तो एक अलग अर्थ देता है ना, यहां पर विशेष अर्थ देता है। ऐसा नहीं कि सभी वर्णों का वाचक हो जाएगा यहां ऐसे। तो बोले यहां पर ये आर्यावर्तवासियों का विरोध नहीं होगा, यानी उसके अनुकूल पड़ेगा। आगे अथ यदि राज्य शब्द परिपालने नित्य संबद्धो भविष्यति, और ये अगर राज्य शब्द परिपालन में, जनपद के परिपालन अर्थ में नित्य संबंध हो जाएगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो ततस्तस्य कर्ता इति राज शब्द क्षत्रिय जातो उत्तन निमित्तो भविष्यति। तो ऐसे में उसका जो कर्ता है, करने वाला, जनपद के परिपालन करने का वाले का जो कर्ता है, परिपालन का जो करने वाला है, उसको राज शब्द क्षत्रिय जाति में होगा और उसी निमित्त वाला हो जाएगा, राज्य का परिपालन करने वाला। तत्र आंध्राणाम प्रयोग न विरोधसते, तो ऐसा अर्थ करेंगे तो आंध्र प्रदेश वालों का जो प्रयोग है वो विरुद्ध नहीं जाएगा। दो तरह से अर्थ किया इन्होंने। पहले में क्या किया, राजा का जो कार्य है उसे राज्य कहते हैं, ठीक है। दूसरे में राज्य शब्द जनपद के परिपालन में है और उसको जो करने वाला है उसको राजा कहते हैं। तो दोनों ही तरह से जाति में जाएगा, दोनों ही तरह से ये जाति में चला जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि ननु उभय अभिधान है, आप दोनों तरह से किसी भी तरह का हो, लेकिन यदि और शब्द संबंध से, प्रकरण से ये कर्मांतर का विधान उचित नहीं है। पूर्व पक्षी सिद्धांति ने क्या कहा था, नो भयाभिधानम अवकल्पते, ये दोनों ही तरह से नहीं हो पाएगा। दोनों ही तरह से ये जाति में जाएगा, और जाति में जाएगा तो केवल क्षत्रियों को कहेगा, केवल क्षत्रियों को कहेगा, ऐसा सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। आगे तस्मात् न प्रयोग दर्शनात् उभौ अपि राज राज्य शब्दौ जाति परिपालनाभ्याम नित्य संबद्धौ इति अभ्युपगंतव्यम। तो इसलिए प्रयोग के देखे जाने से, जैसा प्रयोग देखा जाता है उसके अनुसार दोनों कौन से, राज राज्य शब्दों, राज शब्द और राज्य शब्द अलग अलग ढंग से देखेंगे तो जाति और परिपालन से नित्य संबद्ध नहीं है, ये समझ में आता है। राज शब्द तो जाति यानी क्षत्रिय जाति से नित्य संबद्ध है, ऐसा नहीं है, और राज्य शब्द भी परिपालन अर्थ में नित्य संबद्ध है, ऐसा नहीं है। वहां पर अपवाद दिखेंगे। पूर्व पक्षी कहता है कोनो खलु निर्णय, यहां तो बोले यहां पर निर्णय क्या करोगे आप, तो सिद्धांति कहता है राज जातीय से कर्म इति, राज जो जातीय है यानी क्षत्रिय जाति का जो कर्म है उसको यहां पर हम कहेंगे। अतः परिपालनम राज्य शब्देन उच्यते, इसलिए परिपालन को ही राज्य शब्द से कहा गया है। एवं ही स्मरंतो अभियुक्ता तस्य कर्म इति श्यय प्रत्ययम विदधति, तो इस प्रकार से स्मरण करते हुए जो अभियुक्त हैं, जानने वाले हैं, यानी व्याकरण वाले हैं, उसका तस्य कर्म इससे शय प्रत्यय को कहते हैं। तस्य कर्म मतलब तस्य कर्म तस्य इदम के अधिकार में। तस्य कर्म नाम का कोई सूत्र तो नहीं है, लेकिन तस्य इदम, इदम है तो तस्य कर्म, इदम की जगह पे कर्म पढ़ दिया उन्होंने। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ये तस्य इदम के अधिकार में ही आएगा ना। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, देखना इसमें भी कहीं शय प्रत्यय हो, या तो तस्य दम से होगा, शय प्रत्यय होगा ना इसमें। हाँ, तस्य भावस्तो तलो, तस्य की अनुवर्ती उसमें आएगी, तो इसमें शय प्रत्यय ला करके ये कर रहे हैं।
तिथि शय प्रत्यय विदधाति, प्रत्ययम विदधाति, न तो तस्य कर्ता इति। तस्य कर्ता मतलब राज्य से कर्ता, ऐसा करके ये प्रयोग नहीं बना है। राज्य का जो करने वाला है इसका ऐसा प्रयोग नहीं बना है। न तो तस्य कर्ता इति प्रत्यय लोपम वा प्रातिपदिक प्रतिपत्तिम वा समामनंती। प्रत्यय लोप का मतलब राज्य से कर्ता इति राजा। तो राज्य का कर्ता अगर यूं अर्थ लेंगे तो राज्य में तो शय प्रत्यय यह आया हुआ है, अब उसका करने वाला राजा है, तो राजा बनाने के लिए शय का जो यह है इसका लोप करना पड़ेगा। प्रत्यय का लोप करेंगे तब राज्य शब्द बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता है। क्योंकि प्रकृति में ही अब जब हमने राज्य शब्द लिया है प्रत्यय युक्त, तो उससे जो शब्द बन रहा है वहां भी तो आना चाहिए था ना, तो प्रत्यय का लोप कह रहे हैं। तो या तो प्रत्यय का लोप करके करेंगे या प्रातिपदिक प्रत्यापत्ति व समामानंती, या एक नए प्रातिपदिक की समापत्ति करते हैं कि इस राज्य की जगह राज शब्द आ जाता है, पूरा शब्द हट करके। अथवा राज्य शब्द में केवल जो राज है, राजन शब्द है, राज है, प्रकृति जो है, प्रातिपदिक जो है, बस उसका ग्रहण हो जाएगा। एक नया शब्द मतलब प्रत्यय का लोप करके करो चाहे प्रातिपदिक लाओ, दोनों में होना एक ही है। दो तरह से करने का कहा। तस्मात राज्य कर्म राज्यम न राज्य से कर्ता राजा। या विपरीत अल्प विराम लीजिए, राज्य है कर्म राज्यम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। और दूसरा लीजिए राज्य से कर्ता राजा, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो इसलिए ये निष्कर्ष दे रहा है अब कि राज्य है कर्म राज्यम, राजा का जो कर्म है, कार्य है, उसको राज्य कहते हैं। ये तो सिद्धांति वाला पक्ष है। और राज्य से कर्ता राजा, राज्य का करने वाला जो राजा है, ये पूर्व पक्षी का पक्ष है। इसका निषेध कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, दो तरह से होगा। अंतर क्या पड़ेगा? जब राजा का कर्म राज्य है तो राजा राजसूये ना स्वराज्य कामो यजेता। तो जब राजा का कर्म राज्य होगा तब तो राजा मतलब तो क्षत्रिय लिया जाएगा केवल, और राजसूय में केवल क्षत्रिय का अधिकार होगा, और ये बाकी के जो ब्राह्मण और वैश्य के हैं ये नए कर्मांतर सिद्ध हो जाएंगे। और यदि पूर्व पक्षी की दृष्टि से राज्य का करने वाला जो राजा है ये अर्थ लिया जाएगा, तो जो ब्राह्मण और वैश्य भी राज्य को कर रहे हैं उनको भी राजा शब्द से कहा जाएगा। तो ये कर्मांतर नहीं होगा, राजसूय के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसमें व्याख्या में युधिष्ठिर जी ने राज्य शब्द के लिए बताया कि राज्य शब्द तीन तरह से बन सकता है। तो राज्य शब्द आद्युदात्त भी बनता है, आद्युदात्त, और राज्य शब्द अंतोदात्त भी बनता है, और राज्य शब्द अंत स्वरित भी बनता है। तीन तरह से बन सकता है। तो जो आद्युदात्त है उसमें भी अंत में स्वरित तो दिखाई देता है, लेकिन ये प्रधान स्वर नहीं है स्वरित राज्य शब्द में। तो इसमें स्वर को इन्होंने बताया है, व्याकरण वाले उसी ढंग से देख लेंगे। इन्होंने इस बात को खोला है कि राज्य में राज शब्द एक तो प्रकृति है और एक प्रत्यय है। तो बोले जहां व्यक्ति की, राजा की प्रधानता हो और उसके जो कर्म है उसकी अप्रधानता हो, तो ऐसे में आद्युदात्त होगा। राजा की प्रधानता है, कर्म की अप्रधानता है। और यदि अंतोदात्त होगा तो राजा की तो अप्रधानता है, व्यक्ति की अप्रधानता है, लेकिन कर्म की प्रधानता है। वहां पर प्रजापालन आदि कर्म की प्रधानता है। जहां व्यक्ति प्रधान हो जाता है उसको राजा कहते हैं, उसका कर्म को राज्य कहते हैं, लेकिन क्रियाएं कम हैं तो आद्युदात्त करेंगे। और अंतोदात्त जब करेंगे तब उसके कर्मों की प्रधानता होगी, व्यक्ति गौण होगा तो अंतोदात्त करेंगे। और अंत स्वरित भी मिल रहा है, अंत स्वरित होगा तो आदि में अनुदात्त रहेगा, और जो आद्युदात्त है उसमें जो स्वरित आ रहा है वो अंत में भी स्वरित होगा लेकिन आदि में उदात्त होगा। ये अंतर रहेगा, उदात्त और स्वरित, उदात्त और स्वरित, ये तो आद्युदात्त में होगा। और अंत स्वरित में होगा तो अनुदात्त और स्वरित होगा। ठीक है, स्वरित ही प्रधान चिन्ह वो स्वर माना जाएगा। तो उसमें इन्होंने इस ढंग से कहा कि जहां राजा की भी प्रधानता है और उसके कर्मों की भी प्रधानता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी कर्मों की अधिक प्रधानता है, तो अंत को स्वरित हो गया। जिसकी प्रधानता है वहां पर ये प्रधान स्वर दिखाया उन्होंने, उदात्त या स्वरित। तो स्वर के आधार पर अर्थ के लिए इन्होंने कुछ कहा है।
अब इसमें वैसे आर्यावर्त के लक्षण भी दिए हैं कि भाई आर्यावर्त की, युधिष्ठिर जी ने इस बात को लिखा है कि आर्यावर्त की जो परिभाषा मिलती है मनुस्मृति में, अन्य ग्रंथों में, उसमें अलग अलग दिखाई देता है, कुछ अंतर दिखाई देता है। महर्षि दयानंद ने भी लिखी, तो वो बदलती रहती है, कुछ सीमाएं बदलती रही हैं, ऐसा ये बताते इन्होंने कहा। जब जो सीमा थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है, थोड़ा अंतर उसमें बताया गया है। और यहां जिस ढंग से इन्होंने लिखा है 538 पर, तो आर्यावर्त मतलब कोष्ठक में इन्होंने उत्तर भारत लिखा है। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत लिखा है। तो ये आज की जो हमारी विचारधारा है उससे ये अनुकूल नहीं है। इतिहास की दृष्टि से इन्होंने यहां पर ऐसा प्रयोग किया है कि हम इस भाग को कि कुछ लक्षणों के आधार पर केवल उत्तर भारत को इन्होंने ग्रहण किया है इसके अंदर। ये अलग अलग मत हैं, उतने तक ही इसको सीमित रखना चाहिए। आगे देखिए 540वें पृष्ठ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु यो यो जनपद परिरक्षणम करोति तम तु लोको राज्य शब्देन अभिवदति। अब लोक का प्रमाण लिया है इसने। बात तो इसकी वही है कि जो जो भी जनपद का परिरक्षण यानी राज्य का कर्म करता है वह राज्य शब्द से कहा जाता है। तो बोले लोग तो यही अर्थ लेते हैं, तो जो वही राजा है जो परिरक्षण आदि काम करता है। तो सिद्धांत कह रहे उच्चते योगात लोका प्रयुंगते। बोले जो लोक है वो तो संबंध से बात करता है, जो आपस का संबंध है ना उससे लोक बात करता है। उच्चते योगात लोका प्रयुंगते, लोक शब्द इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? परिपालने राज्य शब्द प्रसिद्ध है। यहां राज्य शब्द लिखा है, इसको राज्य कर लीजिए। तो परिपालन राज्य शब्द प्रसिद्ध है, परिपालन में ये राज्य शब्द प्रसिद्ध है, क्योंकि पीछे इन्होंने कहा था ना राज्य का मतलब ही यही है, परिपालन परिरक्षण आदि। आगे सतु परिपालने राज शब्दों राजयोगाद इति अस्माभिरुक्तम। और वो परिपालन में जो राज्य शब्द है वो राज के योग से हमारे द्वारा कहा गया है। राजा के कर्म के योग से राज्य शब्द परिपालन में कहा गया, क्योंकि राजा परिपालन करता है इसलिए राज्य शब्द कहा गया है। तस्मात राज शब्द प्रसिद्धेर मूलम, राज शब्द इस प्रसिद्धि का मूल है। तद योगात यानी राज के योग से राज्य शब्द है। तस्मात योगादपि ब्राह्मण वैश्यो हो राज शब्द प्रयुज्यते। इसलिए योगादपि मतलब राज्य या तो रक्षण, इसके योग से भी ब्राह्मण और वैश्य में राज शब्द लोक में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग ऐसा होता है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि उन्हीं कर्मों को वो करते हुए देखे जाते हैं। न तो एवं स्मरंती, लेकिन ऐसा स्मरण नहीं किया जाता है। शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि राज्य योगात राजा इति, राज्य के योग से राजा है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। इसमें राज्य योगत राज्य शब्द का मतलब हो गया राज्यम यस्य कर्म। इस तरह से जो पूर्व पक्षी कहे ना राज्यम यस्य कर्म, तो सिद्धांति की दृष्टि से यहां पर बनेगा राजयोगात राज्यम, पूर्व पक्षी की दृष्टि से बना है राज्य योगात राजा। अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है यत्तु उक्तम, जो आपने कहा था अनुमानात राज्य से करता यह स राजा। तो यत्तु उक्तम मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो मैंने कहा था कि अनुमान से यानी अनुमान प्रमाण से हमें पता लग जाता है कि राज्य का करने वाला जो होता है उसे राजा कहते हैं। राज्य शब्द से राजा तक पहुंच रहा है ना पूर्व पक्षी, तो बोले ये अनुमान प्रमाण से हमें पता लगता है। उसने उदाहरण जो दिया था पीछे, यथा औदमेघे पिता उदमेघा इति, औदमेघी का पिता उदमेघ है, यह हमें अनुमान से पता लग जाता है। ऐसे ही यहां राजा का पता लग गया। तो इस पे सिद्धांत कहता है अनुमानात प्रयोगो बलवान, अनुमान की अपेक्षा प्रयोग बलवान होता है। ये जो आप अनुमान करके अर्थ निकाल रहे हो उसकी बजाय प्रयोग बलवान होता है। तो एक अनुमान हो गया, एक प्रयोग हो गया। अब इसकी थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं ये, राज्य से कर्तारम राजा इति अनुमीम है। ये जो अनुमान है वो कैसे कर रहे हैं? राज्य के कर्ता को राजा अनुमान कर रहे हैं। अनुमान कैसे किया? राज्य का जो कर्ता है, जो राज्य का करता है उसको क्या कहेंगे? वो ये राज्य को करता है, राज्य का करने वाला है, इसको राजा कह देंगे। राज्य का लक्षण जहां जहां घट रहा है वहां राजा कह देंगे। ये अनुमान हुआ।
और क्षत्रिय तो प्रत्यक्षम प्रयुंजानान उपलभामहे, लेकिन क्षत्रियों में तो हम प्रत्यक्ष उनका प्रयोग करते हुए देखते हैं। क्षत्रियों में तो राज शब्द हम प्रत्यक्ष बोला जाता हुआ देखते हैं, उसमें अनुमान नहीं करना पड़ता। और यहां पर आप जिस तरह से करो वहां तो अनुमान करना पड़ता है। तो इसलिए जो पूर्व सिद्धांति ने कहा था अनुमानात प्रयोगो बलवान, ये प्रयोग लोक में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष बलवान होता है अनुमान से। ये एक ढंग से इसकी व्याख्या हुई। दूसरे ढंग से तथा, दूसरी बात कह रहे हैं तथा योगम अपि अनुमिमीमहे, योग का भी अनुमान करते हैं हम। पीछे भी एक अनुमान किया था, राजा का अनुमान, और इनके संबंध का अनुमान भी हम करते हैं। कैसे? योगम अपि अनुमिमीमहे राज्य से कर्ता राजा इति, राज्य का जो करने वाला है वो राजा है। देखो, एक तो इसमें हमने राज्य का कर्ता, राज्य से कर्ता राजा, शब्द तो वही है, लेकिन इसमें एक जगह तो राजा का अनुमान किया, राज्य को, राज्य कर्म को जो करने वाला है उसे राजा कहते हैं, राजा का अनुमान किया। एक है कि राज्य के साथ में उसका संबंध है, इस संबंध का भी अनुमान हो जाता है। षष्ठी विभक्ति आई है, इससे संबंध का वहां पर पता लग जाता है, उसको कह रहे हैं राज्य से कर्ता राजा इति। और राज्य है कर्म राज्यमिति तो स्मरंती, और राजा का जो कर्म है इसका स्मरण करते हैं। वाक्य से पता लग जाता है हमारे को। अनुमिमानाश्च स्मृतिम अनुमिमते स्मः, और ये जो अनुमान करते हुए ये स्मृति का ही अनुमान करते हैं, यानी स्मृति वचन को ही वहां पर देखते हैं। और दूसरे में स्मरण तस्तु प्रत्यक्षम उपलभंते, और वाक्य का स्मरण करते हुए यानी व्याकरण आदि से देखते हुए वहां पर प्रत्यक्ष देखते हैं। दो शैली हुई। अनुमान करते हुए तो स्मृति का अनुमान करते हैं, फिर तो ऐसा शास्त्र रहा होगा, ऐसा व्याकरण का अभिप्राय रहा होगा, वहां पर अपने ढंग से करते हैं, राज्य से कर्ता। लेकिन अगर हम स्मरण कर रहे हैं यानी शास्त्र में जो कहा गया है उसके आधार पर देखते हैं तो प्रत्यक्ष भी हमारे को मिल जाता है। तेना तत्र स्मृतिर बलीयसी, इसलिए यहां पर स्मृति बलवान है, यानी व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो कहा गया है वो बलवान है। पूर्व पक्षी इस पर कहता है यो यो राज्यम करोति तत्र राज शब्दम प्रयुंजते, बोले जो जो राज्य करता है उसमें राज शब्द का प्रयोग देखा जाता है। पूर्व पक्षी फिर वही बात कह रहा है अपनी। न यद राज्य है कर्म तत् राज्यमिति, लोक में ऐसा नहीं देखे जाता है कि जो राजा का कर्म है उसको राज्य कहते हैं। तेना मन्यामहे, इसलिए हम मानते हैं कि राज योगो, राज शब्द प्रवृत्तो निमित्तम, राज्य का योग होना, राज्य का संबंध जो होना, ये राज शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है। जो प्रवृत्ति निमित्त बोलते हैं व्याकरण में कि कोई नाम किसी के लिए क्यों प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी अनवर्थता होती है। तो राज शब्द की का प्रवृत्ति निमित्त राज्य करना हुआ, तो राज्य का योग राज की शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है। न तो राज योगो राज्य शब्द प्रवृत्तौ इति, और बनना कि राजा शब्द का योग राज्य शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है। ये सिद्धांति का मत था दूसरा वाला, जिसका इसने खंडन किया। राज्य का योग राज्य शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है, इस पूर्व पक्षी का मत है। और न तू करके जो खंडन किया सिद्धांति का, न राजयोगो राज्य शब्द प्रवृत्तौ इति। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है न ब्रूमा प्रयोगात वयम राजयोगम राज शब्द प्रवृत्तो निमित्तम अवगच्छामा। बोले हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रयोग को देख करके हम राज के योग को राज्य की प्रवृत्ति में निमित्त कह रहे हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं? कथम तरही स्मरणात्, हम तो स्मरण से कह रहे हैं। स्मरण का मतलब है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं, स्मृति से कह रहे हैं। प्रयोगाच स्मृतिर बलीयसी, और जो ये प्रयोग है, लौकिक प्रयोग है, व्यवहार है, उससे स्मृति बलवती होती है। शास्त्र जो कह रहा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रयोगाधि स्मृतिर अनुमीयेता, क्योंकि प्रयोग से भी स्मृति का ही अनुमान किया जाता है, इसलिए स्मृति अगर साक्षात कही गई है तो वो बलवती होगी। आगे अपीचा सिद्धांति कह रहा है राज्य योग से निमित्तता व्यभिचरति, राज्य के योग की निमित्तता व्यभिचार को प्राप्त होती है। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो जो राज्य करता है वह राजा होता है, तो बोले राज्य के योग की निमित्तता तो व्यभिचार को प्राप्त होती है। कैसे? तो बोले कि जनपद परिपालनम अकुर्वत्यपि राजा इति आंध्रा वदंती, आंध्र जनपद वाले जनपद के परिपालन को जो नहीं कर रहे हैं उसमें भी राजा शब्द का प्रयोग करते हैं।
पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? जहां राज जनपद का परिपालन हो, राज्य हो, वहां पर राज शब्द का प्रयोग होता है। ने कहा कि नहीं, इसका अपवाद भी मिलता है। जो परिरक्षण नहीं कर रहे हैं उनमें भी राज शब्द देखा जा रहा है। तो बोले व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है ये तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, आपके पक्ष में भी तो व्यभिचार प्राप्त हो रहा है। क्या? ननु राज योगात राज्यम इत्येतदपि व्यभिचरति। राजा के योग से जो राज्य शब्द आपने कहा वो भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। सिद्धांति का क्या मत था? राजा का जो कर्म है उसे राज्य कहते हैं। बोले ये भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। राजा के सारे कर्म राज्य कर्म नहीं कहलाते। राज योगा तो राज्य में एतदपि व्यभिचरित। कैसे? नहीं, राज्य है स्पंदितम निमिषितंच सर्वम राज्य मित्युच्यते। बोले राजा के द्वारा जो भी कुछ हलचल की जाती है, मतलब हाथ हिलाया गया और कुछ किया गया, यूं हुआ, और जो उसने पलक झपकी, बोले उस सबको राज्य कर्म नहीं कहते। तो राजा का जो जो कर्म है वो राज्य कहलाता है। बोले ये भी तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। अब दोनों ने एक दूसरे में व्यभिचार दिखा दिया। अब सिद्धांति कह रहे हैं यदि वयम प्रयोगान निमित्त भावम ब्रूयाम तथा एवं उपलब्ध्यमहि, अगर हम तथा एवं उपालभ्यमहि, बोले अगर हम प्रयोग से निमित्त भाव को प्राप्त कर रहे होते कि राजा का जो कर्म, यानी राजा यानी क्षत्रिय जो जो भी कर्म करते हैं उस सबको राज्य कहते हैं प्रयोग को देख करके। यदि प्रयोग के वो निमित्त भाव हम कहते तब तो आप ऐसा उलाहना दे सकते थे हमारे को, लेकिन हम प्रयोग को देख करके नहीं कर रहे हैं। स्मृत्या तु वयम निमित्त भावम ब्रूमः, हम तो स्मृति से इस भाव को कह रहे हैं। स्मृति क्या है? राज्य है कर्म राज्यम, तो वो तो तस्य कर्म करके जो व्याकरण के आधार पर सिद्ध किया था उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसको आप ये खंडन नहीं कर सकते इसमें व्यभिचार दिखाई दे रहा है। प्रयोग के आधार पर होता था आप व्यभिचार दिखा सकते, हम तो स्मृति व्याकरण के आधार पर बोल रहे हैं। तेना यत यत राज जातीय से कर्म, इससे जो जो भी राज जातीय लोगों का कर्म है, जात्या विशेष्यते, जाति से विशेषित किया जाता है, तत् राज्यम इति अभ्युपगच्छाम, उसे राज्य कहते हैं। तो इसका ये मतलब कहना है कि राज जातीय का जो कर्म होता है, क्षत्रिय जाति का जो कर्म होता है, वो प्रधानता से जो सब में देखा जाता है, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे, क्योंकि वो परिरक्षण में ही आएगा। तो इसलिए ये शब्द ठीक है, ऐसा हम समझते हैं। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत्तु उक्तम, जो आपने कहा, आंध्रा अपि राज्य योगात राजनम अभ्युपगच्छन्ति थी, पीछे 437वें पृष्ठ पर यह बात रखी थी कि आंध्र के लोग भी राज्य के योग से यानी कर्म के योग से राजानम यानी राज संज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। पीछे जो उसमें उन्होंने कहा था ना, एक तो सार्वलौकिक और असार्वलौकिक, पृष्ठ 537 पर देखो। इसने पहले कहा था कि असार्वलौकिक से प्रयोग से सार्वलौकिक न प्रयोग ने विरुद्ध मानस अप्रामाण्यम स्यात्। असार्वलौकिक आंध्र का, सार्वलौकिक सब जगह जो बोला था उससे बाधित हो रहा है। लेकिन फिर आगे जो कहा था अभ्युपगच्छन्ति ही ते जनपदिनः सार्वभौमम प्रयोगम, जो सब जगह प्रयोग किया जाता है उसको भी वो स्वीकार करते हैं। उसकी तरफ संकेत है ये कि यत्तु उक्तम, जो हमने कहा था कि आंध्र वाले भी राज्य के योग से यानी कर्म के योग से राजानाम अभ्युपगच्छन्ति, राज शब्द को स्वीकार करते हैं। जबकि वहां तो पहले तो ये था ना कि जो राज कर्म नहीं कर रहा है उसमें भी राज शब्द बोला जाता है, ये जो प्रयोग किया गया था। तो बोले वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर्म के योग से राज शब्द होता है। तो इसका उत्तर देना परिहृतम एतत्, बोले उसका प्रयोग तो उसका तो परिहार हमने कर दिया है कि प्रयोगो दुर्बल है स्मृति रीति, स्मृति से प्रयोग दुर्बल होता है। लोक में कुछ भी बोला जा रहा हो लेकिन स्मृति अगर जो कह रही है वही अर्थ लिया जाएगा। यदोक्तम, और जो ये कहा था पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि आर्यावर्त निवासी ने प्रमाणम इतरेभ्य आचार्यभ्य इति, कि आर्यवर्त वासियों का प्रमाण होता है अन्य आचारों, अन्य दूसरों के आचारों की अपेक्षा इनका प्रमाण होता है। ये अधिक पढ़े लिखे होंगे, अधिक शिष्ट होंगे, इस तरह उस समय के हिसाब से उनका प्रमाण अधिक होता है। तो ये जो बोले मैंने ये कहा था तो हमारे को वही मानना चाहिए
जो आर्यवर्त के लोग मानते हैं वही मानना चाहिए। ऐसा ये जो बात कही थी तो उस पर सिद्धांति कह रहा है तुल्य शब्द प्रयोग आचारेशु इत्युक्तम। बोले कि शब्द के प्रयोग का जो आचार है वो तो सब जगह तुल्य ही देखा जाता है, उसमें भेद नहीं है। लोक में सब जगह ही ये एक ही जैसा देखा जाता है, इसमें आर्यवर्त वालों का कोई विशेष अलग से हो ऐसा नहीं है। तस्मात जाति निमित्तो राज शब्द, इसलिए राज शब्द तो जाति निमित्तक है, वो यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। एवं चेत यज्ञ संयोगात, अगर ऐसा है ये जो सिद्ध किया इन्होंने तो अब तक, तो अगर इस तरह से है तो यज्ञ के संयोग से, यज्ञ कौन सा, यज्ञ संयोगात जो है ये सूत्र का अंश है हमारा। देखो अवेष्टौ यज्ञ संयोगात क्रतु प्रधानम उच्यते, वो जो यज्ञ संयोग शब्द आया था सीधे सीधे तो यूं ही है यज्ञ से संयोग, लेकिन किसका कैसा है ये तो यहां पर स्पष्ट नहीं कहा गया है। तो इन्होंने कहा यज्ञ संयोगात, तो उसको खोल दिया इन्होंने क्षत्रिय से, यज्ञ के संयोग से मतलब क्षत्रिय से राजसूय ना, क्षत्रिय का राजसूय के साथ में संयोग होगा। यज्ञ का संयोग मतलब क्षत्रिय का राजसूय के साथ में संयोग, क्योंकि राज शब्द क्षत्रियवाची है। और ऐसा होने पर याग विधि अवेष्टि इति, अवेष्टि में जो ब्राह्मण और वैश्यों के लिए कहा गया है वो अलग से इष्टि है, नए कर्म कहे गए हैं। यदि अवेष्टे कृत्वंतरताधिकरणम, इस प्रकार अवेष्टि का कृत्वंतरता को बताया गया है। आगे देखिए तीसरा अधिकरण, अग्न्याधान से कर्म विधेयता अधिकरणम। अग्न्याधान जो करते हैं, अग्नि का आधान प्रारंभ में जो करते हैं, याग किया जाएगा लेकिन शुरू में जो अग्न्याधान होता है, अग्नि को रखते हैं, प्रज्वलित करते हैं, ये जो कर्म हो रहा है एक, तो इसकी अग्न्याधान से विधेयता अधिकरणम, विधेयता के पहले कर्म जोड़ दीजिए, कर्म विधेयता अधिकरणम। अग्न्याधान भी एक अलग कर्म है, ये सिद्ध करेंगे। इसको आधान न्याय से भी कहा जाता है, आधान न्याय, आधान न्याय। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसमें अग्न्याधान भी किया, फिर आहुतियां दी, पूर्णाहुति की, ये सब कुछ हुआ, तो हम क्या कहते हैं, अग्न्याधान अग्निहोत्र का ही भाग है या अलग से है? वो तो अग्निहोत्र का ही भाग है, वो तो अलग कर्म थोड़ा ना हुआ। इन बड़े यागों में जो अग्न्याधान है उसको एक स्वतंत्र कर्म माना गया है, वो भी एक बड़ा कर्म है, उसको से स्थापित करेगा ये अधिकरण, अग्न्याधान से कर्म विधेयताधिकरणम। भाष्य देखिए, इदम समामनंती, ऐसा कहते हैं, वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदधीत, ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, कब? वसंत ऋतु में। ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु है। आजकल बहुत सारे सोमयाग जो होते हैं ना, वो प्राय करके वसंत ऋतु में होते हैं। फरवरी मार्च से शुरू होते हैं, मार्च अप्रैल, इन 2-3 महीनों में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग ही करते हैं अधिकतर, इसलिए। तो वसंत ब्राह्मणों अग्नि आदधीत, ग्रीष्म में राजन्य है, क्षत्रिय अग्न्याधान करे तो ग्रीष्म ऋतु में करे, और शरद ही वैश्य है थी, वैश्य अगर करे तो शरद ऋतु में करे। 3 विधान हो गए। तत्र संदेह थे कि ब्राह्मणादि श्रवणम निमित्तार्थम, ये जो ब्राह्मणादि शब्द कथन है ये निमित्त के लिए है। क्या? कि ब्राह्मणादय आदधाना वसंतादिशु आदधीरनिति, ब्राह्मण आदि जब आधान करे तो वसंत आदि ऋतुओं में ही करे। ब्राह्मण आदि के निमित्त से काल निर्धारित हो रहा है वहां पर, निमित्त ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये निमित्त बन रहे हैं। पिछले अधिकरण की दृष्टि से देखना यहां पर, अब वहां ब्राह्मण आदि की निमित्त अर्थ था, मानी या नहीं मानी? पिछले अधिकरण में कर्मांतर माना ना, तो कर्मांतर माना कब? उसको निमित्तता मानी, ठीक है, निमित्तता मानी या नहीं मानी? निमित्तता तो है, निमित्तता तो है, पर पूर्व पक्षी इसको बिल्कुल निमित्तता मानते हुए राजसूय के अंतर्गत ही ले रहा था, और सिद्धांती इसको नया कर्म मान रहा था, ऐसा। तो देखिए कि ये ब्राह्मणादि का श्रवण है, ये निमित्त के लिए ब्राह्मणादय आदधाना वसंतादिशु आदधीरन इति, उत ब्राह्मणादि नाम आधानम विधीयते, अथवा ब्राह्मण आदि का यहां विधान किया जा रहा है कि ब्राह्मण
इस ऋतु में करे, क्षत्रिय इसमें करे और वैश्य इसमें करे, वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु में। कथम निमित्तार्थता स्यात् कथंच आधान विधानमिति। बोले निमित्तार्थता को कैसे देखेंगे आप, इसमें वाक्य में से कैसे निकाल रहे हैं, और यदि आप इसको आधान का विधान है इनका तो कैसे देख रहे हैं। तो उत्तर दे रहा है, यदि ब्राह्मणों वसंते इति पदद्वयम परस्पर संबद्धम। ब्राह्मण वसंत में इनको अगर जोड़ करके कहेंगे तो निमित्तार्थता श्रवणम, निमित्त का पता लग रहा है। और अतः ब्राह्मण आदतीत, ब्राह्मण को आदतीत से जोड़ देंगे तो इति आधान विधानम ब्राह्मण से, ब्राह्मण का आधान विधान होगा। अब देखो इन्होंने क्या किया है, वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदतीत, ब्राह्मणों वसंते, ब्राह्मण को वसंत से जोड़ दिया, ब्राह्मणों वसंते, ब्राह्मण को वसंत से जोड़ दिया। अब आदधीता तो वसंत में करे, तो ऐसा करेंगे तब तो ये निमित्तता होगी। ब्राह्मण होगा तो वसंत में आधान करना है, आधान को वसंत से जोड़ दिया, ब्राह्मण को तो वसंत से जोड़ दिया, ये तो निमित्त से हो गया। और वसंत में आधान करे, मुख्य विधि तो ये हुई। तो ब्राह्मण हो तो वसंत में आधान करे। अब ब्राह्मण को आधान की विधि नहीं की जा रही है इसमें, और अगर ब्राह्मण को आदधीत से जोड़ दिया कि ब्राह्मण आधान करे, कब करे, वसंत ऋतु में करे। अब ब्राह्मण निमित्त नहीं बन रहा है यहां पर, ब्राह्मण को आधान की विधि की जा रही है कि ब्राह्मण को आधान करना है, और कब करना है, वसंत ऋतु में करना है। पहले में क्या था, निमित्तता थी, वहां निर्णय नहीं था कि ब्राह्मण को आधान करना ही है। अगर ब्राह्मण हो तो वसंत ऋतु में करे, वहां वसंत में आधान की बात कही कि ब्राह्मण को निमित्त बनाया गया। तो अतः ब्राह्मण आददित इति आधान विधानम ब्राह्मण से एवं राजन्यादिषु अपि, राजन्यादि में भी वैसे ही समझना चाहिए। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है निमित्तार्थम श्रवणमिति, ये निमित्त के लिए श्रवण है। कुतः निमित्त रूपायते शब्द, निमित्त की तरह से ये शब्द हैं। किम निमित्त सारूप्यम, ये आपको कैसे यहां निमित्तता दिखाई दी। तो ब्राह्मणादि नाम वसंतादि भी समुच्चारणम, ब्राह्मण आदि का वसंत के साथ साथ उच्चारण किया गया है। तच्च अविदितम वेद्यते इति, इससे जो अविदित था उसको जनाया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर निमित्तार्थता होगी। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।